तो साथियों हम लोग देख रहे थे जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि साथियों यह करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है और यह अप्रैल से लेकर अगस्त तक का सारी जो बेहतरीन चीजें करंट अफेयर से हैं, सारी की सारी बेहतरीन चीजें जो अब तक जिस तरह की पूछी गई हैं, सूचकांक, फैक्ट, कंसेप्ट, जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें समेटी गई हैं। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं साथियों। इसके जस्ट ही पहले मैंने वीडियो को अपलोड किया है, आरओ एआरओ की प्लेलिस्ट में होगी। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिए। इसमें साथियों 150 प्रश्न थे। तो मैं पहले बताया था कि वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं 90 क्वेश्चन तक बताया था इसके पहले वाले पार्ट में। उसके बाद मैंने बोला था कि आगे इसका सेकंड पार्ट में करवा दूंगा। तो ये जो आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर की जो पहली है, तो मैं इसका अब सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 90 से बाद होगा। साथियों आप लोग कितनी जितना ही अच्छे से पढ़ाई किए हैं उतनी ही अच्छे से आपको बेहतरीन चीजों का जो है, बेहतरीन कंटेंट का आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा, तब आप सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। क्योंकि साथियों होता है कि अगर हम लोग बेहतरीन जो संस्थाओं का कंटेंट है, बेहतरीन संस्थाओं का टेस्ट सीरीज है, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड, ध्येय आईएएस, घटना चक्र, ऐसी संस्थाओं का कंटेंट, ऐसी संस्थाओं का प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब आप अंधेरे में रह रहे हैं साथियों। क्योंकि आजकल कंपटीशन बड़ा हो गया है। हम जितना ही अच्छे से पढ़ते हैं उतना ही अच्छे से हमको प्रश्न भी सॉल्व करना चाहिए। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं साथियों, तो होता क्या है कि हम आता हुआ प्रश्न को गलत कर आते हैं, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर यही आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाए रहेंगे बेहतरीन संस्थाओं का, तो इससे लाभ क्या होगा कि आप जो दुविधा वाले प्रश्न हैं वो भी सॉल्व करके आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो ये होती है टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट की ताकत होती है। तो हम जितना ही अच्छे से पढ़ते हैं उतना ही अच्छा हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। तो चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद से सेकंड पार्ट के वीडियो में क्या है हमारा। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक देख लिए थे। 91 से हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत घोषित किए गए 12 औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो साथियों ये क्या है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास क्षेत्र, तो ये क्या होता है कि दो गलियारा का मतलब होता है साथियों दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक सड़क होती है। तो यहाँ दो राज्यों के बीच जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको जोड़ने के लिए 12 औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल कौन सा नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो दिए हुए नाम है, यहाँ पर ये केरल में पलक्कड़ भी है, बिहार में गया भी है और राजस्थान में जोधपुर पाली भी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नोएडा है जो गाजियाबाद है, यही इसमें शामिल नहीं है 12 औद्योगिक क्षेत्रों में। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, यही नहीं है इसमें। तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये नोएडा वाला इसमें नहीं है। आगे हम लोग अगर देखें तो क्या होगा, यही हमारा बी वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। तो नहीं वाले को हम जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो हम आते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे। तो देखें हम लोग 92 वाले में, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें साथियों कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रश्न है खेल से आपका। हाल ही में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन, जो 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन में किसने जीत ली है, किसने जीता है इसको। तो आप लोग को मालूम है साथियों बहुत फेमस नाम है, कार्तिक वेंकट रमन। विकल्प नंबर बी, 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन किसने जीता, तो कार्तिक वेंकट रमन, केवी ने जीता है। आगे देखें हम लोग 93 में क्या है। तो देखें साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये अभ्यास से संबंधित है। तो यहां पर दिया है 93 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो अभ्यास पिच ब्लैक साथियों एक तरह का वायुसेना का अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो विभिन्न देश के लोग आकर इसमें हिस्सा लेते हैं, अपनी जो है क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए, एक तरह से अभ्यास करने के लिए। तो विकल्प नंबर बी, जब भी आए आपके सामने अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ इस साल। तो विकल्प नंबर आपका जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। 12 जुलाई से 24, मतलब 12 जुलाई से ये शुरू हुआ था, 2 अगस्त के बीच तक ये हुआ था। आगे देखें, देखें हम 94 में हमसे क्या पूछा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये।
ये ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखें यहाँ पर कह रहा है हाल ही में अभी एक समाचारों में भी खबरों में एक मतलब एक तरह एक देश का सर्वोच्च सम्मान था ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड यू द पोस्टल। ये साथियों रूस का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी मोदी जी हाल ही में रूस गए थे तो वहां पर उनको ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मोदी जी को दिया गया। विकल्प नंबर बी, जैसे हमारे यहाँ कोई आए तो हम लोग अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसको दे तो उसके देश में चर्चा रहे, तो इसी तरह से मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी को ये ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द पोस्टल नाम का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस का मोदी जी को मिला। तो बी हो जाएगा आपका, रूस में मिला। अभी मोदी जी की रूस यात्रा हुई थी। आगे देखें हम लोग 95 वाले में, इसमें कह रहा है साथियों हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार, कौन सा 15वें कृषि, इसको शब्दों पर मत जाइए साथियों, शब्द आपको बड़े बड़े मिल सकते हैं लेकिन इसका कहने का तरीका समझा करिए। यही आपको हो सकता है प्रश्न यही आपसे पूछ ले, वो कहने का तरीका उसका अलग हो, तो इस शब्दों को थोड़ा सा इसके भाव को समझने का प्रयास करिए। कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, प्रश्न को रटने की बजाय प्रश्न के भाव को समझा करिए। तो 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप इतना ही याद रखिए केवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा कृषि क्षेत्र में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को किया गया है, विकल्प नंबर ए। तो कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अच्छा के लिए तो महाराष्ट्र को मिला है, विकल्प नंबर ए। आगे देखा जाए हम लोग तो 96 में हमसे क्या कह रहे हैं, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, इसका उद्घाटन साथियों कहाँ किया गया है? चार नाम आपके सामने है, तो ये कहाँ दिया? नई दिल्ली में किया गया है, विकल्प नंबर ये आप में सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो साथियों ये किसके द्वारा किया गया है इसको भी जान लीजिए, एक मंत्रालय इसका बहुत है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। तो कौन है ये? निवेदिका शुक्ला नाम के एक हैं, वो इसको मंत्रालय से संबंधित, तो उसी ने इसको 4 जुलाई 2024 को किया था इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। आगे हम लोग देखें, एक से पढ़कर एक प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न साथियों बिल्कुल आपके यूपी पीएससी आरओ या आप जो है यूपी पीसीएस का भी देते हैं, तो उन सारे जो है सिलेबस को मिलाकर एकदम बैलेंस तरीके से प्रश्न को बनाया गया है। प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे जाते हैं, हाँ किस बेस पर बने थे वो प्रश्न, तो उसी बेस पर इसको भी बनाया गया है, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा। आगे देखें हम लोग 97 में, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम वन मिसाइल, तो आपसे अगर पूछे रुद्रम वन क्या है, तो ये एक मिसाइल है, तो इसके संबंध में कौन सा गलत है यहां जरूर ध्यान दीजिए, सही नहीं पूछ रहा है। यानी रुद्रम वन नाम की जो मिसाइल है इसके बारे में 4 कथन दिया है इससे संबंधित, और कौन सा गलत है उसको पहचानिए। तो आप लोग साथियों जानते हैं इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, यह जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो हमें लेकिन गलत पूछा है, तो देखते हैं हम लोग गलत कौन है। यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी रेडिएशन इस पर काम नहीं करेगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जी स्वदेशी है, तो ये तीनों सही हैं। तो गलत कौन होगा? गलत डी होगा, तो डी ही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों यह हवा से जो है यह हवा से जमीन पर मारने वाली मिसाइल है, तो इसमें कह दिया है कि हवा से हवा मार करने वाली, जमीन पर कोई संरचनात्मक ढांचा है तो आप हवा से जो है उसको जमीन पर मार गिराने में कामयाब होगी, तो ये हवा से जमीन पर मारने के लिए सक्षम है। तो ये जो है ये हवा से हवा में नहीं है बल्कि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। तो विकल्प नंबर डी आपका उत्तर होना चाहिए, तो यह हवा से सतह देना चाहिए था, ऐसे तब सही रहता। आगे देखें, देखें 98 में क्या दिया है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ किया गया? अफगानिस्तान के मुद्दे पर साथियों तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इस साल कतर की राजधानी दोहा में किया गया, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, यही उत्तर होगा, कतर की राजधानी दोहा में। आगे देखें हम लोग
99 में। तो 99 में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर देखें साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, पर्यावरण संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कह रहा है साथियों, अभी इस प्रश्न को आने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं समझ गया ये क्या पूछना चाह रहा है। अभी भारत ने लगभग 1 लाख से अधिक जीव जंतुओं का जो है चेकलिस्ट तैयार करेगा कि हाँ, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करने के लिए अच्छे से। तो 1 लाख से अधिक जीव जंतुओं का एक मतलब चेकलिस्ट तैयार करेगा भारत। तो उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करने के लिए, उनकी समस्याओं के बारे में, या उनकी जो है जो भी बीमारियां वगैरह ये सब, उसके लिए। तो प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो साथियों, संपूर्ण इसमें लिखा है संपूर्ण जीव जंतुओं का चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश। तो 1 लाख से अधिक जीव जंतुओं की इसमें लिस्ट तैयार की गई है भारत के द्वारा। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ये भारत के द्वारा, याद रखे रहिएगा। ये देखें हम लोग 101 वाला प्रश्न, बहुत ही अच्छा साथियों, कृष्ण नगरी मथुरा से संबंधित प्रश्न है ये। सांझी शिल्प किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मैंने पहले बताया यह मथुरा यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसके बारे में भी मैं बता रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो इसको पहले इसका उत्तर समझ लीजिए। सांझी शिल्प उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो आपके दिमाग चल रहा होगा, सर ये सांझी शिल्प है क्या? ये कागज के जो टुकड़े होते हैं साथियों, कागज को काट पीट कर एक तरह की डिजाइन तैयार की जाती है। ये कहां पर डिजाइन तैयार की जाती है? मथुरा के पास, मथुरा के वृंदावन के आसपास ये कागज की डिजाइनों को तैयार करके वृंदावन में जो बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर जो है रंगोली बनाई जाती है शाम को। तो हमारे भारत में खास करके यूपी बिहार में जब शाम हो जाती है तो हम लोग शाम को अपने देसी भाषा में साँझ कहते हैं। तो साँझ है यानी शाम के टाइम यही जो है वृंदावन के मंदिरों में रंगोली बनाई जाती है, यही कागज के टुकड़ों का एक डिजाइन होता है, इसी की हेल्प से। तो इसी से ये संबंधित है। तो ये इसी को अभी जीआई टैग भी मिला था। सांझी शिल्प किस राज्य से संबंधित है? मथुरा से। तो इसको जीआई टैग भी मिला है अभी हाल ही में ही, इसीलिए यह चर्चा में आया है। बहुत अच्छा, आगे देखें हम लोग। ये यूपी से रिलेटेड भी आपको समझ पूछा जा सकता है, इसको याद भूलिएगा नहीं। क्या है 102 में? निम्नलिखित में से किस संगठन ने हैमू कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, तो आपसे कभी ऐसा पूछ ले हैमू कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तो हैमू कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में तमिलनाडु राज्य वन विभाग के साथ सहयोग कर नीलगिरी तहर की सफल रेडियो कॉलरिंग की है। तो साथियों, नीलगिरी तहर, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है एक तरह का जानवर होता है जो बकरी की तरह होता है, बकरी की तरह लगभग उसकी बनावट होती है। तो उसकी रेडियो कॉलरिंग की जा रही है। तो यही आपसे पूछा रहा है किस संगठन ने किया है? तो साथियों, वही संगठन का नाम आपको बताना है। तो ये विश्व वन्य जीव कोष, तो विश्व वन्य जीव कोष जो है यही इसकी रिकॉर्डिंग कर रही है। यह एक संस्था है जो नीलगिरी तहर की सफल जो है रेडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। आगे देखें 103 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? देश की पहली घरेलू, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, यह आपके मेडिकल से संबंधित है। देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कहां किया गया? तो देश की पहली जीन थेरेपी जो है, देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कहां किया गया? तो मतलब ये आईआईटी बॉम्बे में किया गया। तो विकल्प नंबर इसका बी हो जाएगा, 103 का उत्तर बी होगा, आईआईटी बॉम्बे में। अपनी राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है, शुभारंभ। तो ये किससे संबंधित है साथियों? जरूर ये घरेलू जीन थेरेपी ब्लड कैंसर से, ब्लड कैंसर में अगर ये सफल हो जाता है तो ब्लड कैंसर में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, बहुत लोगों को इससे निदान मिलेगा। तो उसी से संबंधित है ये, जो आपके जो ब्लड कैंसर है उससे जो है निदान पाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आईआईटी बॉम्बे में इसका शुभारंभ किया गया है। तो आगे देखें हम लोग, देश की पहली जो है घरेलू जीन थेरेपी है ये, इसको याद रखिएगा। 104 में क्या है? कठिया। साथियों क्या लिखा है? कठिया गेहूं
किस राज्य से संबंधित है? तो ये कठिया गेहूं क्या होता है साथियों? एक तरह की बहुत ही पुराने किस्म की गेहूं है जिसको कठिया गेहूं कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में यह स्वदेशी गेहूं है, कठिया गेहूं, जिसको जीआई टैग मिला है अभी। तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया से है, बुंदेलखंड से, याद रखिएगा। इसको भी जीआई टैग मिला है, किसको? ये कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। आगे देखा जाए 105 में क्या कह रहे हैं? इसमें साथियों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया तो किस संगठन ने किया, ये पूछा है। तो साथियों इसमें भारत के जो डीआरडीओ है और स्ट्रेटेजिक, मतलब एक तरह से डीआरडीओ ने ही बड़ी भूमिका, उसमें थोड़ी बहुत एक और संस्था थी उसकी भूमिका थी, लेकिन मुख्य रूप से डीआरडीओ की ही इसमें भूमिका थी। तो साथियों यहाँ पर डीआरडीओ की भूमिका है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। ये डीआरडीओ हिंदी में लिख देता है तो कुछ लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि प्राइम एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको याद रखिए, मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। आगे देखें 6वें में क्या कह रहा है 106 में, देखें विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम यानी विषय क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या है साथियों? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 2024 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया साथियों, तो इसका जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब? 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। ये भी ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका विषय क्या था यानी थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। आगे देखें हम लोग 107 में, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फी 3 मिनी एआई मॉडल विकसित किया गया है? तो इसका नाम है फी 3 मिनी एआई मॉडल विकसित किया गया है। तो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में ये जो है ये इसको जो है पेश किया है। 3 नियोजित रिलीज से ये पहला है ये इसमें। आगे देखें 108 में क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऐसी कौन सी संस्था है जो अयोध्या में जो सूर्य तिलक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन सी भूमिका निभाई साथियों? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, भारतीय खगोल और भौतिकी संस्थान। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो अयोध्या में जो सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस परियोजना का उद्देश्य क्या था साथियों? कि जैसे रामनवमी पर जो दोपहर के समय ये श्री राम लला के माथे पर सूर्य की जो रोशनी डाली गई थी, तो आप लोग को बहुत ही ये चर्चा में आया था। एक कांच के सहारे सूर्य की रोशनी को पाइप के सहारे ले जाकर ये जो सूर्य प्रभु श्री राम के माथे पर उसमें सूर्य रोशनी डाली गई थी, तो यही संस्था उसमें भूमिका निभाई थी, यही भारतीय खगोल और भौतिकी संस्थान, सी वाला में। आगे देखें हम लोग 9वां में क्या है, पुरातात्विक की एक टीम ने हाल ही में किस राज्य में एक यूनिक यानी अद्वितीय लौह युगीन महापाषाण स्थल की खोज की है? तो साथियों यह तेलंगाना में खोज हुई है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। पुरातात्विकों की एक टीम ने हाल ही में किस राज्य में एक यूनिक लौह युगीन महापाषाण स्थल की खोज की है? तो तेलंगाना के पुरातात्विकों ने। आगे देखें 10वें में, तिरंगा बर्फी, बहुत ही सवाल है, बहुत ही अच्छा साथियों। तिरंगा बर्फी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के यह बनारस से संबंधित है साथियों, काशी नगरी। विकल्प नंबर डी हो जाएगा 110 का डी। यह तिरंगा बर्फी कहां से है? वाराणसी से। जीआई टैग मिला है, इसे याद रखिएगा अभी आप। आगे देखें तो हमारा 11वें में क्या पूछ रहा है, इसरो ने इस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की घोषणा की है। तो साथियों इसरो ने मलबा, मतलब ये अंतरिक्ष में मलबा क्या होता है साथियों? जैसे हम लोग विभिन्न देश के लोग जो अपना
जो मतलब छोड़ते हैं अपना जो उपग्रह वगैरह सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की जब बाद में मृत्यु हो जाती है, सैटेलाइट वहां पर जो उसके कचड़े पड़ जाते हैं, गिरे रहते हैं, हर देश का वहां सैटेलाइट जा रहा है, तो वही जो एक तरह का कचड़ा हो गया है सैटेलाइट के टूट फूट से, उसके जो है बॉडी से, तो उसी को सफाई के लिए तो इसरो ने इस वर्ष तक जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष की घोषणा की है। अंतरिक्ष में जो मलबा आ गया है सब, तो उसकी सफाई कब तक की जाएगी इसके सिलसिले में है। तो 2030 तक लक्ष्य रखा है इसरो ने। विकल्प नंबर यह सी हो जाएगा आपका, 11 का सी। आगे देखें, 2030 याद रखे रहिएगा। आगे देखें हम लोग 112 में, कौन सा देश मेनिनजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है, यानी मेनिनजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है। इसमें से 4 नाम आपको दिए गए हैं, नाइजीरिया, भारत, जर्मनी, तो नाइजीरिया ने लगाया है। विकल्प नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो नाइजीरिया ने डब्ल्यूएचओ के द्वारा, डब्ल्यूएचओ यानी इसमें डब्ल्यूएचओ का बहुत ज्यादा समर्थन रहा है, तो उसने एक वैक्सीन दी। उस वैक्सीन का नाम याद रख लीजिए आप लोग, इसका नाम क्या है, मेन 5CV, मेन 5CV। ये एक तरह की ये वैक्सीन का नाम है, तो जो एक बार में 5 तरह के रोगों को रक्षा करती है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा, नाइजीरिया में। 12 हो गया। 13 में हम लोग देखते हैं क्या है। तो 13 वाले में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहां देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। हाल ही में समाचारों पत्रों में उल्लिखित, हाल ही में भी समाचार पत्रों में ये दौड़ रहा था, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत का क्या उद्देश्य है साथियों। ऑपरेशन मेघदूत जो है यह 1984 में यह चलाया गया था पहली बार। तो अभी हाल ही में ये अपना 40 साल, 2024 में ये अपना 40 साल लगभग पूरा कर लिया है। तो उसी में ये चर्चा में आया था, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखना। सियाचिन का जो ग्लेशियर है उसको हर तरह से जो है सुरक्षित किया जाना है, तो इसीलिए यह चर्चा में आया। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 113 का डी हो गया। आगे देखें हम लोग, 114 में क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक अस्थायी हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है साथियों, पानी में कैसे मिल जाता है, जैसे हम लोग शैंपू फाड़े, उसका हल्की सी प्लास्टिक उसमें चली गई, बहकर नाले में, नदी में चली गई। ऐसे बहुत सारे जल स्रोतों में, पानी में ऐसे प्लास्टिक्स आ जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो वही होता है माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो उसको हटाने के लिए एक अस्थाई यानी परमानेंट हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो किस संस्था ने विकसित किया है, तो साथियों यही आईआईएससी। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, आईआईएससी ने यह मतलब उसे हटाने के लिए एक हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो ये क्या है, आईआईएससी, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान संस्थान, यहां मैं लिख दे रहा हूं, भारतीय विज्ञान संस्थान। आगे देखें हम लोग, 15वें में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है। यानी विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये कहां स्थापित किया जा रहा है। 4 नाम आपके सामने हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये कहां है साथियों, गुजरात में। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यह गुजरात में किया जा रहा है। तो ये अडानी कंपनी जो है वही लगा रही है इसको, इसको जो है गुजरात के कच्छ जिले में। तो अगर जिला पूछ ले तो आप बता देना, कच्छ जिले में कौन लगा रहा है, अडानी कंपनी लगा रही है। तो अडानी जी की कंपनी तो वही लगा रही है। तो और कच्छ के कहा में, कच्छ का एक मतलब क्षेत्र है खावड़ा, खावड़ा, ये सब तीनों जानते रहिए, केवल गुजरात जानते रहे, पता लगा उसका जिला पूछ लिया या क्षेत्र पूछ लिया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो खावड़ा में इसका ये किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, जो 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में, 538 वर्ग किलोमीटर में। आगे देखा जाए 16 में,
भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक यूरिया उर्वरक के आयात को समाप्त करना है, यानी भारत ने किस वर्ष तक यह लक्ष्य रखा है कि हम अब यूरिया इस वर्ष तक, इस वर्ष के बाद हम यूरिया में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमको मंगाना नहीं पड़ेगा। तो इसका लक्ष्य कौन सा रखा है साथियों? 2025 तक। विकल्प नंबर बी हो जाएगा 2025। तो अभी साथियों क्या होता है कि हम लोग अपनी जितनी आवश्यकता पड़ती है उसका लगभग 30% हम लोग मंगाते हैं, जितनी हम लोग को यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, तो इस 30% को खत्म करना है 2025 तक। आगे देखें 17 में, यहाँ क्या है? चंद्र पियोलार। यहाँ क्या है साथियों? चंद्र पियोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे इंग्लिश में लूपेक्स कहा जाता है। यह किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की एक संयुक्त मिशन है? कभी भी आपसे पूछ ले लूपेक्स नाम देते या चंद्र पियोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, यह किसके, मतलब कौन सी दो संस्थाओं के संयुक्त मिशन है, तो ये आपको बताना है। तो साथियों इसरो और जाक्सा। लूपेक्स किसका मिशन है? इसरो और जाक्सा का। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें, ये हमारा 118 है, 18 नहीं है, ये 118 है। हाल ही में चर्चा में रहा कम्बुम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कम्बुम घाटी यह किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तमिलनाडु में है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कम्बुम घाटी तमिलनाडु में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत का अंगूर शहर कहा जाता है, अंगूरों के लिए फेमस है। तो यहाँ जितना भारत का जो जितना भी अंगूर उत्पादन होता है, तो यहाँ 85% ये अकेले अंगूर सप्लाई करता है, कम्बुम घाटी। आगे देखें तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत का अंगूर शहर इसको कहा जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाएंगे, अंगूर शहर। आगे देखें 19 का, भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो साथियों यह एक अपना ये पूर्वी बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह साथियों ओडिशा में है। तो ओडिशा का पारादीप बंदरगाह जो है, ये भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा है, तो इसीलिए चर्चा में आया। विकल्प नंबर बी, ये कहाँ है? ओडिशा में, याद रखिएगा इसे, ओडिशा में। आगे देखें 120 में क्या है? तो साथियों 120 में हमसे पूछ रहे हैं भारत लॉरेल, भारतीय लॉरेल पेड़, ये क्या है? भारतीय लॉरेल पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है? तो ये किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है साथियों? शुष्क और नम पर्णपाती वाले में, शुष्क और नम पर्णपाती वाले यह जंगलों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भारतीय लॉरेल पेड़। आगे देखें हम लोग 21 में क्या पूछ रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए, तो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी? जो वित्तीय वर्ष 2023 आया बीता है साथियों, तो इसमें शुद्ध जो है घरेलू बचत, शुद्ध घरेलू बचत का रेट पूछ रहे हैं, वो कितना थी? तो साथियों वो जो थी वो 5.3% थी। विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा बी वाले में, ये बी वाले में हो जाएगा। तो 27 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। 2022 में ये 7.3 था, और ये 7.3 इसमें नहीं है, तो 2022 में ये कितना था? 7.3% था। 23 में ये 5.3 हो गया। आगे देखें 22 में क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के किसान चावल के खेतों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक गीला और सुखाने की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? तो साथियों आप लोग जानते हैं जो धान का खेत होता है उसमें मीथेन का उत्सर्जन बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो एक देश के किसानों ने वहां पर एक ऐसी मतलब डिवाइस या एक तरह के ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है जो उसको कम करने में, जो खेतों से धान के खेतों में मीथेन का उत्सर्जन होता है, इस मीथेन के उत्सर्जन को
कम करने का एक वैकल्पिक गीला और सूखा तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो 122वें में जो ये पूछ रहा है, तो साथियों वियतनाम के किसान ने, यानी वियतनाम में ऐसा किया जा रहा है। तो चावल उगाते समय मीथेन उत्सर्जन को कम करने का एक वैकल्पिक है, तरीका है ये। आगे देखें, इसमें जल की बचत भी होगी। इसमें हमेशा पानी नहीं भरा जाएगा, रुक रुक कर पानी भरेंगे, तो ऐसा कुछ उनकी टेक्निक है। आगे देखें हम लोग, 23 में क्या है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो यह नई दिल्ली में की गई है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो पृथ्वी दिवस के समारोह के संबंध में साथियों यह ऐसा किया गया था नई दिल्ली में। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया पृथ्वी दिवस के अवसर पर। अब आप लोग कमेंट में जरा एक बार हमें बता दीजिए साथियों, यह पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, अगर आपको मालूम हो तो बताइएगा पृथ्वी दिवस क्यों किया जाता है। तो मैं 22 बता दे रहा हूं, तो आप लोग बताइए क्या 22 मार्च, 22 अप्रैल, इतना हिंट दे दिया हूं। आगे देखें हम लोग, 24 में क्या है, चुनाव में उपयोगिता। चुनाव में जो उपयोग की जाती है उपयोगिता स्याही, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इस साल चुनाव भी हुआ, तब सोच लो, ये एक तरह के करंट अफेयर्स ही है। अब चुनाव में ये सब स्याही प्रयोग होती है, हालांकि यह स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन इस साल चुनाव हुआ, चुनाव में ये बड़े लेवल पर प्रयोग हुआ ये स्याही। उस स्याही से ही पूछ लिया जो आपके अंगूठे पर निशान लगाई जाती है, तो वो क्या होती है केमिकली रूप से? तो साथियों वो जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। विकल्प नंबर बी हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 करके होता है सिल्वर नाइट्रेट, यही है। आगे देखें, लगभग 1 डेढ़ महीने तक छूटता ही नहीं अगर आप सब छुड़ाने का प्रयास नहीं करोगे तो। क्या है 125 में, शाहिद बहे बहेष्टी शाहिद बहेष्टी बंदरगाह जो भारत की मदद से विकसित किया जा रहा है, किस देश में स्थित है? तो शाहिद बहेष्टी बंदरगाह जो भारत की मदद से विकसित किया जा रहा है, तो किस देश में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये ईरान में, जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत में है, ईरान में के चाबहार बंदरगाह। तो ओमान की खाड़ी में चाबहार बंदरगाह, तो ये कहाँ है? ओमान की खाड़ी में, ओमान खाड़ी। इसको याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं तो कहीं से भी पूछ सकता है, या तो ईरान नाम दे देगा तो ओमान खाड़ी दे देगा, तो बता देना हाँ चाबहार बंदरगाह। आगे देखें, तो हमारा 125 हो गया। 26 वाले में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो 26 वाले में साथियों ये पूछा जा रहा है, ये भी अभी खबरों में था, आप सोचिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जनजाति जिसने अभी अपना पहला लोकसभा के चुनाव में वोट डाला था, तो मुख्य रूप से किस भारत के किस क्षेत्र में ये शोम्पेन जनजाति रहती है, ये पूछ रहा है। जो अभी ये लोग अभी पहली बार वोटिंग किए थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों यह ग्रेट निकोबार, विकल्प नंबर डी, ये ग्रेट निकोबार में, आप लोग पढ़े भी होंगे भूगोल में ये जनजातियों के बारे में, शोम्पेन जनजाति और ये सब, तो ये ग्रेट निकोबार में है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 27 में, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात भारत ने किस देश को किया? तो फिलीपींस ने किया साथियों। यह लगभग 2 साल से ही चर्चा में है, तो यह फिलीपींस को बेचा है भारत ने अपने यहाँ का बनाकर। सोचो, गर्व की बात तो है ही भाई। हम लोग पहले सब लोग खरीदते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है तो हम लोग अब जो है बेच भी रहे हैं। आगे देखें हम लोग 128 का क्या है, इसमें कह रहा है कवच प्रणाली, कवच प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो कवच प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो साथियों यह जो है DRDO के द्वारा अनुसंधान, ये जो है डी, ये वाला है, ये DRDSO, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। तो RDSO हो जाएगा इसमें, RDSO।
तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कवच प्रणाली इसी के द्वारा विकसित की गई है, स्वदेशी है मुख्य रूप से। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या है, जैसे उच्च आवृत्ति का जो रेडियो संचार में उपयोग किया जाता है, तो यह जैसे यह ट्रेन की गति को लगातार ये जो है वो उसके टकराव उकराव के जो हुआ था, बहुत ज्यादा ट्रेन का टकराव उकराव, उसके सिलसिले में इस पर काम चल रहा है, तो इसी से संबंधित है ये कवच प्रणाली। ये जैसे अभी जब भी आपके दिमाग में आई कवच प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये समझ आप दिमाग वहां थोड़ा सा लगा दीजिए, ज्यादा याद नहीं आए तो यह ट्रेन से संबंधित, ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए प्रणाली विकसित की गई है। आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा, भारत द्वारा किस देश में आयातित अघुलनशील सल्फर आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। तो भारत ने किस देश से, जो मतलब है भारत में ऐसा किस देश से आ रहा था अघुलनशील यानी न घुलने वाला सल्फर, उसके आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। एंटी डंपिंग एक तरह का साथियों शुल्क होता है कि मतलब थोड़ा सा उसका मूल्य बढ़ाने के लिए। तो यह जो है किस देश से संबंधित है, तो यह जो है क्या लिखा है इसमें, फ्रांस जर्मनी, ये तो नहीं होगा, चीन जापान, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा यह, तो ये बी होगा, चीन और जापान से संबंधित है ये, चीन जापान से आ रहा था तो उस पर ये एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। 30 वाले में आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ ने अपने एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अपने एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो यही क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, विकल्प नंबर ए, इन्हीं को, के जे। आगे देखें हम लोग 31 का, तो 31 वाले में क्या पूछ रहे हैं, कोविनेट कोविनेट के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं, तीन कथन, इन तीनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है सही क्या है, सही उत्तर देना है, गलत नहीं देना है। कभी कभी आपसे गलत भी पूछ लेगा, तो इतना जरूर ध्यान दिया करिए, ऐसे कथन वाले सवाल आए तो आप पहले देखा करिए, हमें कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो ये क्या इसमें पूछ रहा है साथियों, इसमें कह रहा है ये सही उत्तर देना है, कोविनेट अमेरिकी यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो साथियों यह जो है इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वायरस नेटवर्क जो है, जिसे कोविनेट नाम शॉर्टकट में दिया गया है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लॉन्च किया है। तो WHO ने इसको लॉन्च किया है कोविनेट को, तो इसको लॉन्च किया है, तो ये वाला तो अमेरिका यूरोप संघ द्वारा स्थापित एक ग्लोबल नेटवर्क है, ये तो गलत हो गया आपका। और जो है इसमें दूसरा क्या कह रहा है, पहला वाला तो गलत हो गया, इसमें 21 देशों की 26 लेबोरेटरी शामिल है, तो यस, कुल 21 देशों की इसमें 36 लेबोरेटरी इसमें शामिल हैं, तो ये वाली बात सही है। भारत की इसमें कोई लेबोरेटरी शामिल नहीं है, तो साथियों को ये बात गलत है, ये भारत के भी लेबोरेटरी उसमें शामिल है, इसमें साथियों 3 भारतीय लेबोरेटरी शामिल हैं, तो ये बात गलत हो गई, तो इसमें भारत की 3 लैब शामिल हैं, तो पहला और तीसरा गलत हो गया, तो जिसमें 1 और 3 है उसको काट दीजिए, तो केवल आपका उत्तर सी होना चाहिए, केवल 2 सही है। आगे देखें हम लोग 32 में क्या कह रहे हैं, तो देखें 32 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस, बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के संदर्भ में आपको 3 कथन दे दिए गए हैं, इन तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है, कौन सा सही है। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस के संदर्भ में हमें सही उत्तर एकदम बताना है। तो इसकी थीम क्या है साथियों, इसकी थीम थी लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को फिर से डिजाइन करना, किसके लिए, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को डिजाइन करना, ऊर्जा से ही संबंधित है, तो ये बात सही है, यही थीम थी इसकी 2024 में। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण 22 से 25 अप्रैल 2024 को नीदरलैंड की रॉटरडम में, यानी नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडम में ही आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दूसरा वाला लाइन है, याद कर लीजिए, इसे ये पूछा जा सकता है। 3 कथन है, हो सकता है कोई भी कथन उठा के वन लाइनर पूछ ले आपसे, तो वहां पर जो है हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको जरूर याद करिए, 26वां संस्करण था ये, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण था,
22 से 25 अप्रैल के बीच हुआ था नीदरलैंड के राजधानी रॉटरडम में। ये बात सही है। यह विश्व ऊर्जा परिषद और जो है विश्व ऊर्जा परिषद और WEC नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया था। यस, तीनों के तीनों कथन सही है साथियों। विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, तीनों सही है। आगे देखा जाए 33 में। 33 में क्या कह रहे हैं? 33 में साथियों आपसे पूछ रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में आपको 2-3 कथन दिए। माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में यह 3 कथन दिए गए हैं। अब इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो साथियों ये से प्रश्न केवल देखने में बड़े लगते हैं लेकिन इसमें कोई दम नहीं होता है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी अच्छे से निकाल सकते हो कम जानकारी में। आपके पास जानकारी का अभाव है, सभी कथन आपको नहीं पता है, तो फिर भी आप एलिमिनेशन लगा लोगे तो भी आप जो है अच्छे प्रश्न के उत्तर के करीब पहुंच सकते हो। तो देखें हम लोग 133 वाले में ये क्या है? तो माइक्रोप्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच होता है। तो 1 mm से किसके बीच होता है? 5 mm के बीच होता है माइक्रोप्लास्टिक। यस, अभी माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित आया था ये, जो जल से हटाने के लिए, तो ये बात सही है। माइक्रोप्लास्टिक के कण समुद्री जल, जानवरों, पौधों, बोतल बंद पानी इत्यादि, मैंने पहले बताया था कुछ ऐसे जो प्लास्टिक्स हैं उसके ही माध्यम से यह पानी में जाकर मिल जाते हैं, तो यही माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। ये बी वाला भी सही है। माइक्रोप्लास्टिक के कण पानी, खाद्य पदार्थ से होते हुए मानव शरीर के गुर्दों, ऊतकों और यकृत, मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। यस साथियों, जो जैसे नदियों में छोड़ा जा रहा है, विभिन्न प्रकार से जो प्लास्टिक्स है नदी में जा रहा है, और वही पानी जो है जो थोड़ा सप्लाई के माध्यम से फिर पीते हैं लोग, किसी न किसी माध्यम से मानव शरीर में ही वो प्लास्टिक फिर से पहुंच जाता है, माइक्रो प्लास्टिक, तो वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो तीनों बातें यहाँ सही हैं। उत्तर आपका सी होगा, उपरोक्त सभी। 34 में क्या है? 34 में क्या है साथियों? गगन शक्ति से संबंधित सवाल है आपका। गगन शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 कथन दे दिए गए हैं, तीनों कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो सही उत्तर हमें बताना है, कौन सा हमारा उत्तर सही है ये बताना है हमें। तो गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024 नाम से 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास भारतीय वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स द्वारा शुरू किया गया। तो नहीं साथियों, ये गलत है। तो भारतीय वायुसेना ने पूरे भारत में मतलब एक तरह से हाई तीव्रता वाले ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच यह जो है मिशन जो है शुरू किया था। तो इसका पहला मामला हवाना और जो है मतलब ये तो गगन शक्ति से संबंधित है। तो गगन शक्ति 2024 नाम से 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है। तो साथियों यह युद्ध अभ्यास एक तरह का नहीं है, भारतीय वायुसेना ने पूरे भारत में उच्च तीव्रता वाले जो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 1 से 10 अप्रैल तक यह गगन शक्ति किया था के नाम से। तो यह 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास है एक तरह का। तो 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास नहीं है, यह 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास है। तो यस, ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे हम, तो ये बात जो है आपकी गलत निकल गई। तो एक बात गलत निकल गई, हमें क्लियर है। तो इसका मतलब एक जिस कथन में होगा हमें सही पूछा है, तो एक जहां होगा वो गलत हो जाएगा। एक यहां है ये गलत हो गया, एक यहां पड़ा है ये गलत हो गया, इसका मतलब, और एक यहां है ये गलत हो गया। तो साथियों जहां जहां एक था वो गलत हो गया। अब हमें कोई मालूम है, इन दोनों का नहीं भी मालूम है, फिर भी हम उत्तर निकाल लेंगे। हाँ, हमारा उत्तर डी होगा, क्योंकि एक जहां था उसको मैंने हटा दिया। तो स्वाभाविक सी बात, अब हमें पता लग गया हाँ ये 2 और 3 कथन सही है। गगन शक्ति देश भर में सभी वायुसेना अड्डे और संपत्तियां शामिल हैं। यह वायु शक्ति के बाद सबसे बड़ा जो है इंडियन एयरफोर्स युद्ध अभ्यास है। यस, दोनों ये सही है। आगे देखें 35 में। तो 35 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं? 33 हो गया, 34, इसमें 35 लगता है साथियों हम मिस हो गया है क्वेश्चन। 35, 36, 3 क्वेश्चन यहाँ पर एक पेज में नहीं है, तो ठीक है।
मिलेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा इसको आंसर की सही। तो कोरल सुपर हाईवे, कोरल सुपर हाईवे के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताइए कौन सा उत्तर सही है आपका। तो 38 वाले में, तो साथियों कोरल सुपर हाईवे समुद्री धाराएं हैं जो सुदूर यानी सबसे दूर स्थित प्रवाल भित्ति पारस्की तंत्र के बीच विशाल दूरी पर प्रवाल लार्वा फैलाती हैं। यस, पहला सही है। ये सेशल्स में, सेशल्स एक तरह का देश है, तो में प्रवाल भित्ति के विकास और संरक्षण में सहायक हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं आपकी 38 में, दोनों सही हैं, सी वाला होगा। तो 39 में जींगा डेंगू संक्रमण, जीका डेंगू संक्रमण के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन सा उत्तर सही है ये जानकर आप सही उत्तर देना है, आपको सही उत्तर यहां पर बताना है आपको। तो पहला क्या है साथियों, जीका और डेंगू दोनों वायरस रोग मच्छर द्वारा संचारित होते हैं। तो साथियों यह मच्छर द्वारा संचारित होते हैं, तो ये बात सही है, जीका और डेंगू दोनों मच्छर द्वारा होते हैं, सही बात है। तो हमें मालूम है मच्छर के द्वारा होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जीका पहली बार 1947 के युगांडा के जीका के वन में पहचाना गया था। यस, 1947 के युगांडा में जीका वन में। तो दोनों बातें सही हैं, तो विकल्प आपका बी हो जाएगा। आगे देखें 40 में, तो 40 में साथियों आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट कार 19, बहुत ही अच्छा है साथियों, ये इसको देखा याद कर लीजिए, एक तरह का थेरेपी है ये ब्लड कैंसर से संबंधित। तो नेक्स्ट कार, ये लिखा है नेक्स्ट कार 19 के संदर्भ में दो कथन दिया है, इन दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है आपको। तो कैसे देंगे सही उत्तर साथियों, तो एक तरह का ये सेल थेरेपी है, मुख्य रूप से जो ब्लड कैंसर अगर लोगों को हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाया जाता है, ब्लड कैंसर में जिसको हो जाता है उसमें थेरेपी करने के लिए। तो नेक्स्ट कार 19 ये जो है यह दुनिया की सबसे सस्ती कार सेल थेरेपी है, तो कार टी सेल, तो ये पहला वाला तो सही है। तो ये वाला में हमारा सही है पहला। दूसरा में क्या कर रहे हैं, भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल का प्रतीक, क्योंकि ये भारत में ही स्वदेशी है, तो मेक इन इंडिया इसीलिए आया था स्वदेशी के लिए, अपनी चीजों को अपने यहाँ बनाने के लिए, और आत्मनिर्भर भारत की जो एक पहल है उसका भी प्रतीक है क्योंकि यहीं पर है। तो ये दोनों सही है हमारा, तो उत्तर नंबर आपका 40 का सी हो जाना चाहिए, यही है। आगे देखें हम लोग 41 में, तो 41 में साथियों क्या होने वाला है हमारा उत्तर, तो देखते हैं हम लोग 41 क्या कह रहा है, संयुक्त यानी ईयू से यूरोप और भारत, तो संयुक्त यूरोप भारत मैच मेकिंग कार्यक्रम के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हमें, क्या करना है, जून 2025 में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम यूरोप द्वारा वित्त पोषित है। यस, यूरोप द्वारा वित्त पोषित है ये, तो भारत यूरोप भारत मैच मेकिंग कार्यक्रम में यह फंडिंग इसका कौन है, यूरोप के द्वारा। यह आयोजन यूरोप और भारत के 6 स्टार्टअप को अपने विचारों को पेश करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो साथियों 6 स्टार्टअप नहीं, यह जो है 12 स्टार्टअप हैं इसमें शामिल है, 6 यूरोप के 6 भारत के। तो ये दो वाला तो गलत हो गया, तो आपका उत्तर इस पेज पर है, क्या हो जाएगा, केवल एक सही कौन है, तो केवल एक सही है। आगे देखें 42 में, 42 में क्या है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, इसके संदर्भ में अब कंसेप्चुअल वाले सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वन लाइनर ही हमेशा मिलेगा, तो यहां पर अब कंसेप्चुअल वाला भी सवाल दे दिया है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के संबंध में एक्शन फॉर एक्सेस इन लॉ एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर बताइए कि हमारा उत्तर कौन सा होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। तो यह वायरस हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों में तपेदिक यानी जो टीबी होता है उसके बाद वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण बन गया है। यस, तो हेपेटाइटिस से संबंधित यही है, पहला वाला सही है,
इसने सालाना 1.3 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। ये सही बात है, यानी लगभग 13 लाख लोगों की। विकल्प नंबर 2 भी सही है, तो आपका बी हो जाएगा सही। 43 में क्या है, तो इसमें क्या कह रहा है 43 में, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टसल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टसल के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो इन दो कथनों पर विचार कीजिए। कैसे करेंगे विचार, चलिए विचार किया जाए। तो विचार में साथियों पहला वाला क्या कह रहा है, टसल यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत का पहला निजी क्षेत्र में निर्मित सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी टास्ट 1A लॉन्च किया है। तो साथियों यस, यही लॉन्च किया है टसल ने ही। और टसल 1 को 7 अप्रैल 2024 को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो साथियों नहीं, यह नासा के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो लॉन्च किया गया है साथियों, यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका गलत हो गया। तो उत्तर आपका जो होना चाहिए साथियों यहाँ पर केवल ए होगा, ए वाला। आगे देखें 44 में, 44 में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेते हैं, ऊपर तो नहीं जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 एफवाई लिखा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में इस्पात की खपत, इस्पात मतलब साथियों स्टील हो गया, तो इस्पात की खपत के संदर्भ में दो कथन हैं, दोनों कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो इस्पात मंत्रालय की संयुक्त समिति भारतीय लौह और इस्पात उद्योग पर डेटा एकत्र करती है। तो साथियों यस, ये बात सही है, यही इसी का काम है। भारत में इस्पात की खपत 13.4% से बढ़कर 136 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। तो खपत जो है 13.4% बढ़ी है स्टील की खपत। साथियों वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम लोग स्वदेशी यानी पर बढ़ावा दे रहे हैं, चीजों को अपने यहाँ बना रहे हैं, तो खपेगा ही, बढ़ना तो घटेगा तो है नहीं। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, 44 का बी हो जाएगा, 144 का बी। आगे देखें हम लोग, तो ये क्या है 44, यहाँ भी कुछ गायब हो गए हैं प्रश्न साथियों, सॉरी। इस पीडीएफ में यहाँ पता नहीं कहाँ से छूट गया है सब। देखें 49 में क्या है, नाबार्ड ने जलवायु रणनीति 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जलवायु रणनीति भी नाबार्ड ने जलवायु रणनीति बनाई 2030 के संदर्भ में। तो इस पर दो कथन हैं, कथनों पर विचार कर सही कथन बताइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला, यह दस्तावेज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केबी द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों यस, हाँ यही किए हैं नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केबी के द्वारा। तो ये बातें सही हैं आपके लिए, विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ये किया गया। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। बी वाले में क्या करा है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना। यस, तो दोनों बातें सही हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी जान लीजिए, 1982 में। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 50 में क्या कह रहे हैं, 50 में साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे, अंकटाड, अंकटाड की द फोर्थ क्वार्टिलरी रिपोर्ट फॉर 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताना है हमारा कौन सा सही है। तो चलिए इन दोनों पर हम विचार करें। तो भारत का सेवा निर्यात 11.4% से बढ़कर 11.4% बढ़कर, यानी इतना बढ़ोतरी हुई है, 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो साथियों यस सही कह रहे हैं, इतना ही बढ़कर बढ़ा है। तो दूसरा कह रहा है चीन का सेवा निर्यात 2023 में 10% यानी 10.1% घटकर 381 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो यस चीन का घटा है इतना 10% और हमारा लगभग 10 से अधिक % बढ़ा है।
तो ये दोनों बातें सही हैं, 150 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही अच्छे से पूरा कर लिया। ये जो आज जो अपना वीडियो में हम लोग जो सेकंड पार्ट का ये जो वीडियो बनाए हैं, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 91 से 150 तक देखा। इसमें 2-4 क्वेश्चन छूटे होंगे तो हम पोस्ट कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। ऐसे कंटेंट पे आप भरोसा कीजिए, क्योंकि साथियों ऐसी जो महत्वपूर्ण संस्थाओं का कंटेंट होता है, इसमें प्रश्न उसी तरीके से बनाए जाते हैं जिस तरीके से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये होता है। तो साथियों चलते हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद।